नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सोल टॉक विद रोशनी। और आज हमारे साथ में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। क्यों स्पेशल है? मैं हर गेस्ट के लिए ऐसा बोलती हूँ कि हमारे साथ बहुत एक स्पेशल गेस्ट है, क्योंकि हमारे हर गेस्ट की स्टोरी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। और हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव, अप्स एंड लोज होते हैं, और उस अप्स एंड लोज को पार करते हुए, चीरते हुए हमारे गेस्ट अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और आज एक ऐसी ही कहानी के साथ, जहां हिम्मत हमेशा आपका टेस्ट लेने के लिए होती है। पूरी दुनिया जब घर पे बैठ जाती है, लॉक हो जाती है और सब अपने भविष्य की चिंता करते हैं, वहीं पे भगवान स्वयं एक स्पार्क देके एक आइडिया दिमाग में देते हैं, और उस आइडिया पे चलकर अपना नाम, अपना फिर से एम्पायर बनाने वाली मिसेस रीना अग्रवाल आज हमारे शो में है। वेलकम टू द शो। नमस्कार। 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 सो रीना जी, आप मेरी पर्सनली बहुत अच्छी पुरानी दोस्त रही हैं। मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन हमारे दर्शकों को बताइए कैसे आपकी एंटरप्रेन्योर की जर्नी शुरू हुई, और फिर फाइनली जो जिक्र मैंने किया कि जब बिल्कुल अंधकार हो गया था, सब बंद हो गया था, तब कैसे वो स्पार्क जनरेट हुआ? देखो, आप मेरे बारे में रोशनी जी सारी बातें जानती ही हैं, तो बहुत डिटेल में आपको ना बताते हुए शॉर्ट में ही मैं चीज़ों को बताऊंगी कि 96 में मेरी शादी हुई। और 98 से मैं वर्किंग हूँ। तो 98 से कुछ बहुत छोटे से शुरुआत की थी मैंने, घर के अंदर से ही, जहाँ औरतों को निकलने की परमिशन नहीं होती, घर के बाहर बंदिशों में बंदी होती हैं औरतें हमारे समाज के अंदर। उन सब चीज़ों को मैंने भी फेस किया है, और वहीं से घर से शुरुआत करते हुए मैंने टिफिन सेंटर से अपनी जर्नी को शुरू किया है। वाओ, हाँ, खाना बनाकर आप खुद बनाते थे? बिल्कुल मैं खुद टिफिन सेंटर से मेरी शुरुआत हुई है। स्टार्टिंग से मैंने 20 लोगों को खाना बनाना शुरू किया। अच्छा। हाँ, वहाँ से फिर मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए हैं और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें की, लेकिन भगवान का हाथ और आशीर्वाद हमेशा साथ रहा मेरे। तो कभी भी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं हमेशा आगे बढ़ती गई। 2013 के अंदर इन सब चीज़ों के बाद मैं जयपुर आई। जयपुर आने के बाद मैंने अपना बुटीक खोला। यहाँ पर बुटीक मेरा अच्छा चल रहा था। फिर मैंने एक सैलून भी खोला 16 के अंदर जी, और जिसका इनॉग्रेशन दिया कुमारी जी ने किया है। बिल्कुल कलर एंड कर्ल्स के नाम से। तो जैसे हमने अपना सैलून खोला तो 2016 में नोटबंदी हुई, आप सबको पता ही है ये बात जी। तो नोटबंदी का सामना हमको भी करना पड़ा, और हमारे लिए बड़ा ही झटका देने वाला टाइम था वो जी, कि इतना बड़ा हमने एक वेंचर खड़ा किया, इतना पैसा हमने लगाया, और सैलून एक लग्जरी सेगमेंट है, नीड की चीज तो नहीं है वो। तो जब नीड ही लोगों की पूरी नहीं हो रही थी, तो लग्जरी पे तो कहाँ जाएंगे, है ना। कैश फ्लो बहुत कम हो गया था, और डिजिटलाइजेशन नहीं था। हाँ, बिल्कुल। वो भी चीज, उससे भी हम निकले, वो भी सारी चीजें हमने की। 18 के अंदर मैंने वो सैलून भी सेल कर दिया, जब लगा कि ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम के जाके वो चीज लंबी चली, लोगों को अपनी चीजों को मैनेज करने में टाइम तो लगा ही था। वो भी हमने सेल किया। 18 से लेके 20 तक मैं फ्री थी, मैंने कुछ नहीं किया, जॉबलेस थी। अच्छा। मतलब भगवान ने आपको सोचने का समय दिया। हाँ, ये कह सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि मैं भी ये मानती हूँ कि किसी अच्छी चीज को स्टार्ट होने के लिए कहते हैं ना कि स्प्रिंग को आप जितना पीछे खींचोगे उतना स्पीड से आगे जाएगी। तो वो बिल्कुल मैं मानती हूँ इस चीज को, कि मेरे साथ ऐसा हुआ जी, कि वो 2 साल का टाइम मेरा ऐसा रहा जहाँ मैंने बहुत सारी चीजों को सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। उस वक्त कभी विश्वास हिला ऐसे भगवान को देख के? ऐसे क्वेश्चन आया, क्यों भगवान, क्यों नहीं सुन रहे हो मेरी? ऐसा मतलब कि आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा, ऐसा आया कभी? नहीं, बिल्कुल। देखो, मन में ये हमेशा आता ही है कि मेरे साथ ये तकलीफ क्यों, लेकिन कहीं ना कहीं एक विश्वास मन में ये होता है कि ये है तो सब अच्छा ही करेगा। ये एक दृढ़ विश्वास तो हमेशा मेरा है। कान्हा की भक्त हूं मैं, कान्हा पे मेरी असीम आस्था है कि मेरी जिंदगी में मेरे ख्याल से आप मथुरा से हैं। यस, मैं वृंदावन से हूँ। कान्हा का होना बिल्कुल वृंदावन से हूँ। तो मेरा मानना ये रहता है कि जिंदगी में चीजें लेट मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी जरूर। मेरा ये मानना नहीं है कि जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। अगर भगवान ने मेरे को इतनी शक्ति दी है, इतनी हिम्मत दी है चीजों से लड़ने की, तो चीजों को देने में वो देर कर सकते हैं, लेकिन ना दें, मैं नहीं मानती इस बात को। तो इस इंतजार में कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि शक्ति कम हो रही है इंतजार की? जब वक्त ऐसा आता है ना, कभी जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो कभी कभी डमाडोल मन होता है आपका, ऐसा नहीं है। कुछ चेहरे भी ऐसे दिखे होंगे जो बहुत प्रिय, बहुत खास होंगे, और उनसे डिसअपॉइंटमेंट। देखो, जब आपके पास बुरा वक्त होता है ना, तो कहते हैं ना कि बुरे वक्त में तो साया भी साथ छोड़ देता है। तो हम दुनिया की, रिश्तेदारों की तो बात ही क्या करें। तो उस फेज से मैं भी निकली हूँ। आज मैंने भी उस चीज को फेस किया है। तो क्या आपको उस टाइम पे ऐसा थॉट आया कि आपने उसको, मतलब बुरा फील हो रहा है, डगमग भी हो रहा है,
लेकिन फिर भी वो भरोसा बनाए रखा, क्योंकि ये दौर ना, मैं आपसे स्पेसिफिकली जोर देके इसलिए पूछ रही हूँ कि हर किसी इंसान के जीवन में ये दौर आता है। बिल्कुल सही बात। और उस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आता, तो कुछ लोग होते हैं जो भगवान पे क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, अपने भरोसे पे क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं लड़ते भी इनसे हैं और बोलते भी इनसे। तो शायद मैं उन्हीं में आती हूँ। अच्छा। शायद मैं उन्हीं में आती हूँ कि लड़ूंगी भी इनसे और बोलूंगी भी इनसे, कि जहाँ इंसान के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब इंसान हिम्मत हार जाता है ना, तो वो एक सहारा होता है जो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता। तो वो मेरे कान्हा का सहारा था, जिसपे मेरी अटूट आस्था बनी रही कि जो होगा बहुत अच्छा होगा, और वो हुआ भी सही मेरे साथ। तो मेरे विश्वास पे हमेशा चीजें कामयाब रही। ठीक है। हाँ। तो कान्हा ने जो वो आपको रोशनी दिखाई 2020 में, वो कैसे दिखाई, कैसे आया ये? देखिए, लॉकडाउन का समय था। लॉकडाउन के समय में सब लोग बड़े डिस्टर्ब थे, घरों के अंदर पैक थे बिल्कुल। तो हम भी पैक थे, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि लॉकडाउन वैसे एक बुरा फेज ही था दुनिया के लिए, सारी चीजों के लिए। बहुत कुछ बुरा झेला है, सब नहीं झेला है, लेकिन मेरे लिए ये टाइम बड़ा अच्छा रहा। मैंने इस लॉकडाउन को एंजॉय भी किया अपनों के साथ, और ये एक भगवान की मेरे ऊपर कृपा रही कि मेरे आसपास मैंने कोई कमी नहीं देखी। कोई कमी मैंने नहीं देखी। और यही एक टाइम था कि एक दिन ऐसे ही बैठे फोन स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने एक लेडी को देखा, और वो कलकत्ता से थी, और उनका लाइव शो चल रहा था। तो मैं कह रही ये क्या चीज है, और टीन शेड के नीचे बैठी हुई थी वो। मैंने क्या है, क्या चल रहा है, कौन है ये, और ऐसे क्यों। ठीक है, वो सवाल जवाब आए। फिर देखा कि वो साड़ी बेच रही है उस तरीके से, और बड़ी ही नॉमिनल रेंज की साड़ियां थी। मतलब शायद 300 वाली भी थी उसमें, और 500 वाली भी थी। अच्छा। और हमने कभी अपने जीवन में 500 रुपए की साड़ी पहनी नहीं। तो दिमाग में ऐसे आया, क्योंकि देखिए आज मैं अगर 96-98 की बात करती हूँ आपसे, तो 500 रुपए में बहुत कुछ आता था। लेकिन अगर मैं आपसे 2020 की बात करूँ तो 500 रुपए में कुछ नहीं आता। मानते हो इस बात को ना आप भी? तो मेरे को लगा कि मंगा के देखते हैं, सही है गलत है क्या है किस तरीके से है। तो मैंने मंगाया। अच्छा। और आया, कुरियर आया, और चीज भी मेरे को पसंद आई। अच्छा। 500 रुपए की चीज भी आपको पसंद आई? मेरे को लगा कि रेट वाइज चीज कुछ भी गलत नहीं है इसके अंदर। तो लगा कि ये एक चीज तो अच्छी है, और एक मेरा शौक रहा है थोड़ा सा कि लोगों से मैं बातें करूं। तो मेरे को लगा इससे अच्छा प्लेटफॉर्म तो हो नहीं सकता मेरे लिए, जो मैं अपने घर में बैठे और 4 लोगों से बात कर पाऊंगी। वहां से क्लिक हुआ। लेकिन दूसरी चीज मेरे को कहाँ अटकी, जैसे मेरे ही रिश्तेदारों ने मेरे को बोला, अब तुम 200 रुपए की साड़ी बेचोगी, अब तुम यही काम करोगी। तो बड़ा डिमोटिवेट हुई मैं उस वक्त में। मैंने ऐसा नहीं हो कोई हमें क्या समझ ले, जो उस समय का मार्केट था, जो उस समय की चीजें चल रही थी। एक्चुअली आपके साथ में एक सटायर ये भी था ना कि आप बहुत लग्जरी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे थे ऑलरेडी। बिल्कुल, पीछे बहुत बड़े बड़े काम करने के बाद में छोटी शुरुआत करने में झिझक हो रही थी। बिल्कुल हकीकत बात है ये, बिल्कुल ऐसे ही था। तो मेरे को अपने माइंड को रेडी करने में रोशनी जी पूरे 90 डेज लगे। ओह यस। ओके। मतलब मैं ये मानती हूँ कि किसी भी चीज माइंड मेकअप हुआ आपका? मतलब देखती रही, और जब किसी भी चीज को आप देखते हो तो आपको पता है फोन की दुनिया में आप जो स्क्रॉल करोगे आपको वही दिखाएगा, एल्गोरिथम है ना, वही दिखाएगा आपको। मेरे को एक लेडी और दिखी, वो मुंबई से थी, और बड़ा अच्छा सा, मतलब उनको देख के मेरे को लगा कि ये कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ अब। अच्छा। वहां से मेरे को कॉन्फिडेंस आया, और मैंने 17 अक्टूबर को फर्स्ट लाइव किया। मैंने वहां से अपना लाइव शुरू किया। कौन से प्लेटफॉर्म पे आपने लाइव किया? फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर मैंने मेरा पेज बनाया रीना फैशन के नाम से, और वहां से मैंने लाइव शुरू किया। और मेरे को कुछ नहीं पता था, इस बिजनेस की एबीसीडी कुछ भी नहीं पता थी। मतलब लॉकडाउन में जब सब घर में बैठे थे तो आपके पास स्टॉक कहाँ से आया? मतलब मेरे एक नोन थे यहीं पर, और मैंने उनको कांटेक्ट किया। उनका साड़ी का ही बिजनेस था। तो मैंने, भाई साहब मैं ये काम करने जा रही हूँ, तो आप मेरे को इसमें हेल्प कीजिए। 6 बजे मेरे घर के बारे में गाड़ी आ जाती थी। अच्छा। हाँ, सुबह स्टॉक लेके। ये तो एक्चुअली उनके लिए भी बड़ी वैसी बात होगी ना कि कोविड में कोई ग्राहक बोल रहा है हाँ, तो मैं आ जाऊंगा। तो वो अपनी पूरी गाड़ी ओवरलोड करके, डिग्गी, पीछे की सीट, आगे की सीट सब भर के, और कोई नहीं था, सर्वेंट नहीं थे, कोई नहीं था। मैं, मेरी बेटियां, हस्बैंड मेरे साउथ में फंसे हुए थे, मैं यहाँ थी जयपुर के अंदर, और हम माँ बेटियां खींच के उन भाई साहब के साथ में उनको टोको अंदर लेके जाते थे साड़ियों के। और वहां से काम की शुरुआत की मैंने। और कैसे सेटअप लगाया? वो लाइव देखकर ही आपको इंस्पिरेशन? वो लाइव देखा मैंने, लाइव देखने के बाद मैं लाइव करना है मेरे को, वो मेरे को समझ में आया। बाकी कैसे करना है, क्या करना, कुछ भी पता नहीं था। एक पेज के ऊपर लाइव, ये फेसबुक चलाने वालों को इतना पता रहता है, जब फ्री होते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम ही चलाते हैं और कुछ करते भी नहीं है अपन। तो वहां से देखा लाइव का ऑप्शन तो आता है इसमें, अब होता कैसे है वो करके देखने की जरूरत है। मेरे पास कोई ट्राइपॉड नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास मेरा पर्सनल फोन था। उस पर्सनल फोन को, एक अंदर की बात बताऊं आज आपको, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे शायद, शू बॉक्स के सहारे मैंने फोन को रख के लाइव शुरू किया था। ये बहुत एक ऐसी बात है
कि सिर्फ सोच होनी चाहिए शुरुआत करने की। जब आप खुद को राजी कर लेते हो ना, तो आप फिर किसी भी चीज़ के साथ अपने काम की शुरुआत कर सकते हो। तो जब आपने शुरुआत की थी, तो आप कह रहे हो आपको कुछ भी पता नहीं था, तब आपने सोचा था कि ये हिट हो जाएगा, मैं आगे यही नहीं, मैंने नहीं सोचा था। मेरी सोच पता है क्या थी इस चीज़ को लेके? मैंने ऐसे सोचा था मैं 2000 रुपये पर डे कमा लूँ, 60,000 रुपये महीने के आ जाएंगे, मेरे लिए बहुत है। अच्छा ये मेरी सोच थी, इससे मैंने शुरुआत की। लेकिन सबसे अच्छा स्टार्ट पता मेरे को क्या मिला? मैं नहीं जानती लोगों के संग में कैसा होता है कैसा नहीं होता, लेकिन जिस दिन मेरा फर्स्ट लाइव था ना, उस दिन मेरी 3 साड़ी बिकी। अच्छा, हाँ, ओके। मेरी 3 साड़ी बिकी, और जब अकाउंट में पैसे आए तो हम लोग ऐसे देख रहे थे कौन खोल खोल के कि सच है कि झूठ है। विश्वास नहीं हो रहा था कि पहले लाइव में 3 साड़ियां बिक 3 साड़ी बिक गई, और गूगल पे फोन पे भी तब आए थे, है ना, पहले से नहीं थे। तो वाकई में ऐसे पैसे आ जाते हैं क्या, ऐसे किसी ने डाल दिए क्या, वो तो मेरे को जानती नहीं। और वो बड़ौदा की बंदी थी जिन्होंने मेरी साड़ी परचेज की थी, तो वो मेरे को जानती नहीं है, सिर्फ उन्होंने मेरे को देख के पैसे डाल दिए। तो बड़ा मुश्किल हुआ मेरे लिए विश्वास करना। पिंच करके देखो कि सच में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक मेरे को लगता है कि मैं नहीं जानती लोगों ने जब शुरू किया तो फर्स्ट डे उनका कैसा था, लेकिन फर्स्ट डे जो मेरे साथ ये हुआ कि मेरी 3 साड़ी सेल हुई, वहां से मैं बहुत मोटिवेट हुई। मतलब वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। फिर कितने इंटरवल पे आपने लाइव किए? उस समय मेरे पास जो माल होता था, मतलब रोज रोज तो मैं उनको भी नहीं बुला सकती, लॉकडाउन का टाइम था, तो मैं करती थी 4 दिन 5 दिन या हफ्ते भर के ड्यूरेशन पे। अच्छा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही माल पहले मंगाया। और कितने लोग जुड़ जाते थे आपके साथ? देखिए, शुरू में तो मेरे को अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन 50-100 लोग होंगे। अच्छा, शुरू में तो इतने ही होंगे। 100-50 लोगों में ही 3 साड़ी बिक गई थी? हाँ, एक ही बंदी ने 3 साड़ी ली थी। अच्छा, एक ही बंदी ने 3 साड़ी ली। हाँ। एंड देन सेकंड लाइव, कोई ऐसा लाइव गया आपकी इनिशियल फेज में जहाँ कुछ नहीं बिका? हाँ, मेरा एक लाइव रहा ऐसा। मैंने ज्वेलरी का लाइव किया। अच्छा। और वो भी मैंने किन्हीं को देखा था ज्वेलरी का लाइव करते हुए, कि एक पेपर के ऊपर उन्होंने बॉक्स बनाए थे, वहाँ ज्वेलरी रख दी, उनका नंबर रख दिया, तो मैंने भी उसी वाले पैटर्न को फॉलो किया। बट मेरी एक ज्वेलरी नहीं बिकी। अच्छा, फिर तो बड़ा ये था। फिर ये था कि शायद ये पैटर्न गलत है। ओके, ये बैक कैमरे से शायद गलत है, लोगों को शक्ल दिखनी चाहिए कि दिखा कौन रहा है। हाँ। तो मेरे को लगा नहीं, ऐसे नहीं करेंगे अब हम इसको। अब जैसे कि मैं फ्रंट कैमरे से करती हूँ तो मैं वैसे ही करूंगी। दोबारा मैंने फ्रंट कैमरे से किया। पहन के दिखाती हूँ? बहुत कम पहन के दिखाती हूँ, क्योंकि हर चीज ऐसी नहीं होती कि हम पहन सके, लेकिन जहां तक होता है तो दिखा दूंगी मैं चीजों को। तो जब मैंने फ्रंट कैमरे से वो लाइव किया तो उसमें से चीजें गई। अच्छा, तो फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं, ये वाला हर किसी के ऊपर हर पैटर्न सूट नहीं करता। आपके ब्रांड के, रीनास फैशन के, आप खुद ही ब्रांड एम्बेसडर हो, आप खुद ही मॉडल हो, कि लोग आपकी वजह से आपका ब्रांड खरीद रहे हैं। सामान तो और भी अवेलेबल है, नहीं, बिल्कुल, आपके वजह से खरीद रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस चीज को मानती हूँ कि आज मैं इस ऑनलाइन की दुनिया में आज के टाइम पर 40,000 तक की साड़ी सेल करती हूँ, प्योर कांजीवरम। वाओ, यस। तो वो बड़ा मुश्किल काम है कि आज शायद मैं भी आपके सामने बैठी हूँ और मेरे को बोलोगे 40,000 की साड़ी, तो मेरे को भी एक बार के लिए झिझकेगा। भले मैं खुद बेचती हूँ, खुद लेने में थोड़ा झिझकूंगी। तो 1-2 सवाल रहेंगे, एक बार लगेगा मेरे को कि प्लीज वीडियो कॉल पे दिखा दीजिए। है, लेकिन लोगों ने वो विश्वास दिखाया, और इस विश्वास को दिखाने के पीछे मैं एक चीज बोलूंगी, अपने लिए बोलूंगी ये चीज में, कि मेरे को हमेशा से ये था कि कोई भी काम आप जिंदगी में को सच्चाई पे चलो। आप इंसान से छुपा सकते हो चीजों को, भगवान से नहीं छुपा सकते हो। और जैसे कि मैं भगवान को सर्वोपरि रखती हूँ, मेरा मानना है ये कि लोग आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन लोग ऊपर कभी नहीं देखते। बिल्कुल सही है कि वो हमेशा देख रहा है, कोई देखे ना देखे। काम के साथ जस्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। बस आप क्या दे रहे हैं, तो वो आपने बना के रखा। बस मेरे को ये था, मेरे को पूरी ईमानदारी से काम करना है, जो जैसी चीज है मैं वही बोलूंगी। आपके एक दौर था जहाँ पे, मैं इनकी घनिष्ठ मित्र हूँ, फिर भी मुझे डर लगता है इनसे बात करने में। क्यों? क्योंकि भाई इतना महंगा सामान बेचती है, आके बर्बाद हो जाएगा इंसान एक ही बार में। क्योंकि लड़की हो तो ये भी अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा, और सब पिक कर लोगे। ये बोलेंगे ले जाओ, पैसे तो आ जाएंगे, और वो दिमाग में सोने नहीं देगा। ऐसा हो चुका है मेरे साथ। इसके लिए मैंने कहा जाना ही नहीं है। तो इनका लाइव मैंने देखा 2, 4, 5 बार। तो मेरे ख्याल से मैंने 1.5 लाख लोगों को लाइव देखा था आपके लाइव पर। 80,000 फॉलोअर मेरे फेसबुक पर हैं, और 20,000 फॉलोअर मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर हैं। पर शायद आपको पता नहीं है, जब लाइव खत्म हो जाता है तब भी लाइव रहता है। हाँ, बिल्कुल। उसके अच्छा, व्यूज की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो 1.5 लाख व्यूज उस पे। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, है ना। और मैं अगर लाइव की बात करूं कि लाइव में व्यूज मैक्सिमम कितने आए हैं, तो 7,000 व्यूज लाइव में मैंने अपनी आंखों से देखे। अच्छा, कि लाइव आपको 7,000 लोग देख रहे हैं, और जब लाइव खत्म हो जाता है तो उसको और लोग जो देखते हैं वो 1.5-2 लाख तक पहुंच जाता है। बिल्कुल।
भाई इसके लिए आपके लिए तालियां बनती है खुद के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, और आई थिंक आपको 1 साल से कम समय लगा था इस व्यूअरशिप में पहुंचने में। हाँ, मेरे को बहुत कम टाइम लगा। एक्चुअली मैंने अक्टूबर में शुरू किया, और अक्टूबर में शुरू करने के पीछे मैंने एक बात मिस कर दी बीच में। मैंने कहा फेसबुक पेज से मैं नहीं आई थी उस समय। मैंने किसी और पेज की मेंबरशिप ली थी। अच्छा, वहाँ से मैंने शुरू किया था, और मार्च का टाइम था और मैंने कुछ ऑफर निकाल रखे थे। उस दिन का लाइव करना बहुत ज़रूरी था मेरा, कि जिस तरह से मैंने प्रमोशन किया था और लाइव शुरू नहीं हो रहा है। अच्छा। मैं ट्राई कर रही हूँ। जो 1-2 लोग उस पेज से आते थे उस वक्त में, मैंने उनको भी कॉल लगाया तो बोले आज कुछ दिक्कत हो रही है, नहीं हो रहा है। तो मेरा एक पेज, वो सलोन वाला पेज चल रहा था मेरा, कलर एंड कर्ल्स वाला। मैंने कहा, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी देखो, तो मैंने मेरी डॉटर को पूछा, मैंने कि अगर इस पेज का हम नाम चेंज कर दें और इस पेज से हम लाइव में तो लोग जुड़ जाएंगे क्या? तो मेरी बेटी बोली हाँ मम्मी जुड़ जाएंगे। तो मैं, आपकी बेटी को भगवान ने बोला था कि जब समय अच्छा चलता है, मेरा आशीर्वाद होता है तो सब जुड़ जाते हैं। यस, तो उसने कलर एंड कर्ल्स का नाम चेंज किया और उसको रीना फैशन किया, उसने लाइव शुरू किया। मतलब मेरे को विश्वास नहीं था कि जहां स्टार्टिंग में 250-300 लोग उस पेज से जुड़ते थे, जब मैं मेरे पेज पे आई तो 1000 प्लस लोग पहले दिन मेरे लाइफ में थे पेज के साथ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आपकी एक स्टेटस या स्टोरी देखी थी जहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे किसी ने पहचान लिया। हाँ। कि आप तो वही रीना जी है ना जो ऑनलाइन सारी शेयर करती हैं। हाँ, बिल्कुल तो सही बात है। उस वक्त आपको ऐसे सेलिब्रिटी वाला फील आया? एक बार नहीं, कई बार हो चुका है। यहाँ जयपुर में ही अपने जल महल आइसक्रीम पार्लर, मैं वहां भी गई थी। मैं नहीं जानती थी, क्योंकि देखो मेरे को किसी का शक्ल नहीं दिखती, मेरे को तो सिर्फ नाम ही दिखते होते हैं। करता है वो सिर्फ पैसे देता है। हाँ, तो मैं फेस से नहीं जानती, नाम से जान जाती हूँ जो रेगुलर कस्टमर होते हैं उनको। तो वहाँ एक लेडी मेरे से आके मिली, आप तो रीना जी हैं। मैंने हाँ, मैं आपका लाइव देखती हूँ। वो इतना हक करके गई मेरे को। फिर मैं एक एग्जीबिशन में गई, वहां पे भी 2-4 लोगों ने पहचाना। तो अब तो बाहर निकलती हूँ तो लगता है थोड़ी शक्ल वगैरह ठीक करके निकलो, कहीं कोई मिल जाएगा। और मेरे साथ एयरपोर्ट में, और इसके अलावा मुंबई के मॉल में हुआ था मेरे साथ। जयपुर में तो चलो हम यहीं पे रहते हैं तो 4 मिलने वाले ऐसे भी जान जाएं, लेकिन एक मॉल में गई थी मैं, वहां पे कोई मेरे से आके टकराया। मैं आपको इस पे एक कहानी बताती हूँ। हाँ। जब श्यामनगर में अपना इवेंट हुआ था, हाँ, वहाँ पे मेरी एक और मित्र है सोनल रजावत, वो आई थी। ओके। तो उन्होंने आपके साथ तस्वीर ली होगी। उस तस्वीर को उन्होंने अवार्ड पकड़ के आपने और उन्होंने अपने स्टेटस पे लगाया था। तो वो अजमेर की हैं, उनकी सिस्टर और उनकी सिस्टर इन लॉ ने उनको बोला, अरे ये तो रीना जी हैं, इनको तुम कैसे जानती हो, इनसे तुम कहाँ मिली? तो यू आर दैट फेमस नाउ। तो जब आपको ऐसा एक्सपीरियंस होने लगा, कैसा फील हुआ आपको? क्या आपको वो कोविड में वो जो 2 साल कुछ नहीं किया, वो टाइम पीरियड कभी कोरिलेट होता है, कभी ऐसा? नहीं, मेरी एक नेचर है कि मैं ना पीछे मुड़ के नहीं देखती। शायद मेरे से आज 2 साल कोई नहीं मिलेगा ना, 2 साल आप भी नहीं मिलोगे तो मैं भूल जाऊंगी, इसलिए मिलते रहना। तो जब कोई मेरे से नहीं मिलता है या कुछ भी, तो मैं चीज़ों को भूल जाती हूँ, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती चीज़ों को। तो ठीक है, वो वक्त था, लेकिन मेरे दिमाग में एक जिद थी कि ये जो वक्त, ये जो भगवान का आशीर्वाद, जो भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है और जिस वक्त को मैं फेस करके आई हूँ अब मरते दम तक, वो वक्त मेरे को कभी आना नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। इस जिद और जुनून के साथ मैं आगे बढ़ती रही। और रही बात सेलिब्रिटी वाली फीलिंग की, तो मेरे को लगता है कि भगवान धरातल से जुड़े हुए हैं, धरती से जोड़ के रखना। आसमान में उड़ने की कोई चाहत ना होने देना। आसमान में उड़ने की ना तो कभी चाहत थी ना है। बस सबको, जो मेरे को सबसे अच्छी फीलिंग लगती है कि लोग अपना समझते हैं, वो अपनेपन के साथ जुड़े हुए हैं, बस वैसे ही जुड़ के रहें। ये नहीं कि वो रीना जी साड़ी वाली, वो रीना दीदी है ना, वो जो दीदी शब्द जो लगाते हैं ना लोग, उसमें बड़ा प्यार होता है। नहीं, ट्रू दैट। कभी कभी ये एज ए इंडिविजुअल बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है कि आप काम कर रहे हो, उस काम के आप पैसे ले रहे हो, बट इतनी ईमानदारी और सच्चाई से आप वो काम करते हो अगर, कि सामने वाला उसमें आपको रिस्पेक्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है, वो प्रेम देने के लिए बाध्य हो जाता है। पैसा लेके काम करना एक डीलिंग है, बट प्रेम के साथ काम करना एक बॉन्डिंग है। तो जब हम ईमानदारी और सच्चाई से काम करते तो बॉन्डिंग बनती चली जाती है। और मेरा एक थॉट प्रोसेस भी था जब मैंने काम शुरू किया था, जब कि ठीक है काम करते आए हैं तो काम तो हमें करना ही है। आज मैं घर में नहीं बैठ सकती, मेरा नेचर नहीं रहा, लेकिन सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ना वो मेरा नेचर ना कल था ना आज है, और ना कभी। आपको ये इंस्पिरेशन कैसे हो? जस्ट उस लेडी को देख के, या आपको भी क्लोथिंग ज्वेलरी के पसंद था, या आपको कहीं क्लिक करता था? एक्चुअली क्लोथिंग मेरा हमेशा से, मेरा दिमाग वहीं रहा है। जब बुटीक था तो मैं डिज़ाइनिंग खुद करती थी, मेरे यहाँ मास्टर जी थे, स्टाफ था पूरा, लेकिन डिज़ाइनिंग करना, मिक्स एंड मैच करना, वो सब मेरा ही काम था। और मेरी डॉटर जब 5 साल की थी तब मेरे भाई की शादी हुई थी, तो तब भी मैंने अपने बच्चों के लिए कभी रेडीमेड ड्रेसेस नहीं खरीदे।
अच्छा। मैंने उनके ड्रेस उस वक्त में भी डिजाइन करवाए। 2001 की बात कर रही हूँ मैं, तब भी मैंने उनके ड्रेस डिजाइन ही करवाए हैं। तो वो मेरा पैशन है। तो वो ये कह लो कि मेरा जो पैशन था, पैशन से जो नॉलेज थी, वो आज मेरा काम बन चुका है। तो स्टार्टिंग में आपने अपने ही घर के एक कमरे से इसकी शुरुआत जी जी बिल्कुल। आज इतना बड़ा सेटअप लेके बैठे हैं जी। तो उसमें बहुत सी आपकी जर्नी में वेंडर्स बदले होंगे, प्रोडक्ट्स बदले होंगे, चीज़ों की क्वालिटी चेंज हुई होगी, तो आप कैसे सेलेक्ट करती हैं इन सब चीज़ों को? मैं कभी भी ना, मेरे पास आज जो वेंडर हैं, बहुत सारे वेंडर ऐसे भी होते हैं कि मैडम आप तो लाइव कीजिए, हम माल भेजते हैं। तो मेरा शुरू से एक ही चीज़ रही है कि मैं किसी की पसंद का माल नहीं बेचूंगी। अच्छा। आज भी मेरा ये है कि परचेजिंग के लिए मैं ही जाऊंगी और लाइव मैं करूंगी। बाकी की चीज़ें कोई भी संभाल ले पीछे, मेरे फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन किसी की पसंद का माल मैं नहीं बेच सकती, मैं मेरी पसंद का ही माल बेचूंगी। तो देखिए, डिजाइनर भी ये है, परचेज मैनेजर भी ये है, मॉडल भी ये है, ब्रांड एम्बेसडर भी ये है। कोई और जगह इन्होंने किसी के लिए छोड़ी नहीं है, बाकी सब आकर मजदूरी कर लो। बोल सकते हैं इस बात को, लेकिन क्या रहता है, अपनी पसंद पे हमें थोड़ा सा ये रहता है कि हम जो लेके आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने मार्केट में देखी, ये देखिए बताती हूँ मैं आपको, नॉलेज की बात है, मेरे को आज जाके ऐसा लगता है कि इस फील्ड में आदमी को रखा किसने है। ट्रू। आप सारी शॉप्स पे जाएंगे, आपको सब जगह जेंट्स दिखेंगे, जेंट्स को कलर नहीं समझ में आते। हाँ। वो कलर नहीं बता सकते आपको। हाँ। उन्हें कपड़े की नॉलेज नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी औरतों की दिमाग बांध देते हैं, भाभी जी ये बहुत अच्छा है, ये बहन जी ये बहुत अच्छा है। हाँ। चाहे उनको खुद को पता नहीं होगा। आज जब मैं वेंडर के सामने जाके बैठती हूँ ना, मैं कपड़ा क्या, तो कहते हैं हम नहीं बताएंगे। बोले आपको पता है दीदी, क्यों मजाक कर रहे हो, हमसे मत पूछो। मैंने इसको ये बोलते हैं। बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये एक कुछ भगवान का आशीर्वाद ही कहूंगी मैं इस चीज को। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, लेकिन ये आज भी मेरे सामने कपड़ा ला के दो, मैं टच करके बता दूंगी कपड़ा कौन सा है। ये आई थिंक एक नॉलेज और रियलाइजेशन की बात है कि कितनी, वो कहते हैं ना कि एक इंसान को बैठे बैठे पता चल जाता है आज बारिश आएगी, आज धूप नहीं होगी। तो उसी तरीके से मैं जो पहन रहा हूँ वहीं से ये बात शुरू हो जाती है। क्या? बिल्कुल सही बात है। बस ये लगता है कि क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सस्ते के दौर में भागोगे तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज होगा। आज मैं बहुत सस्ता, मतलब कोई 500-600 में मैं डील नहीं करती। मेरा मिनिमम जो रहता है मेरा 999 रहता है, क्योंकि मेरे को क्वालिटी ऐसी नहीं भेजनी। मतलब मेरे थॉट प्रोसेस ये था, मैं आपको बताऊं रोशनी जी, कि मेरे यहाँ से कोई साड़ी जाए तो वो कोई अलमारी में ना पटक दे कि ये हमको पसंद नहीं आई, चेंज तो होगी नहीं, क्या करेंगे। तो मैंने हमेशा सबको एक ही चीज बोली, मेरे लिए शायद 2000 रुपये कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी के लिए 2000 रुपये 2 लाख के बराबर है। तो दिल दुखी करके कोई चीज अपने घर में मत रखना। अगर कभी दिल पे ये बात आ जाए कि पसंद नहीं है, तो मैं वो भी ले लूंगी। अच्छा। वैसे मेरे यहाँ पर रिटर्न की पॉलिसी नहीं है। अच्छा। लेकिन मेरे को दिल दुखा के किसी का नहीं चलना है। अच्छा। तो मतलब पॉलिसी नहीं है, लेकिन रिलेशन अगर है, बस अगर उन्होंने कोई जेन्युइन रीजन बताया नहीं पसंद आ रही, तो आप वापस मैं ले लेती हूँ उस चीज को, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि किसी का दिल दुखा के मेरे को कोई काम नहीं करना। हर किसी चीज को पसंद करने वाला, कोई चीज आपको पसंद नहीं मेरे को आएगी, कोई मेरे को नहीं आपको आएगी। हर एक चीज को पसंद करने वाले लोग होते हैं। आई थिंक आपके काम में तो आप पूरा लाइव डेमो करके दिखा रहे हैं, तो बताते होते हैं, लेकिन कई बार फिर भी कोई मैं आपको 1000 में कोई एक आध चीज बता रही हूँ, 1000 में कोई एक आध कस्टमर कभी होता है। अब तो वो नहीं रहा। स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ कि स्टार्टिंग में लोगों को ट्रस्ट नहीं होता था। स्टार्टिंग में लोगों को लगता था पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, क्या आएगा। अब तो लोग अवेयर हो गए, अब तो लोग जान गए, क्योंकि अभी तो मेरे को लगता है कि फिजिकल मार्केट से ज्यादा जो रश है वो ऑनलाइन मार्केट में है। तो आगे क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं आपके? आगे मैं यही सोचती हूँ कि मुझे कब रिटायरमेंट मिलेगा। मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, अभी आपका कितना बड़ा ग्रुप है, कितने लोग जुड़ते हैं आपके साथ में लाइव में? हाँ। अभी देखिए, पहले से अगर लाइव की बात हम आज करते हैं, तो जब हम आए थे, तो मैं जयपुर की बात करूं, जयपुर में 2 से 3 लोग थे लाइव करने वाले। अच्छा। तब इस फील्ड में लोग ज्यादा नहीं थे। अगर हम ओवरऑल भी बात करें तो जोर मार के मेरे को नहीं लगता 50 लोग भी होंगे जिस वक्त हमने शुरू की थी ये चीजों को। आज तो शायद हजारों में तादाद हो चुकी है। आज एक्चुअली जो शॉप वाले हैं, जो कभी ऑनलाइन की दुनिया में नहीं थे, वो भी ऑनलाइन आ रहे हैं। हाँ। सेलिंग का कॉन्सेप्ट अलग चलता था पहले, कि फिजिकली अलग और ऑनलाइन का अलग। हाँ। लोग वो थे कि टच करके देखेंगे, जाके देखेंगे, लेकिन ऑनलाइन का बाजार पूरा जो फिजिकल मार्केट है उसको कैप्चर कर लिया उसने। तो आज जो शॉप वाले भी हैं वो भी ऑनलाइन पे ही आ चुके हैं, वो भी ऑनलाइन कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा, मतलब शायद मेरा जो मानना है कि आने वाले और 5 साल बाद फिजिकल मार्केट का मेरे को तो नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ रहेगा। लोग ऑनलाइन, क्योंकि आज चलो हम तो ये है कि डिफेक्टिव एक्सचेंज रिटर्न ले रहे हैं, लेकिन और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पसंद ना आने का इजी रिटर्न एक्सचेंज सभी है। तो आज के टाइम पे वक्त किसी के पास नहीं है, पैसा तो है, वक्त नहीं है। एक्चुअली वो दुकान घूमना और डील करना, फिर बार्गेन करना, तो वो थोड़ा सा एक बस। और एक्चुअली क्या होता है, देखो आप जब 4 दुकान पे जाओगे ना, नई दुकान पे आप जाओगे, तो आपकी पसंद क्या है वो उनको नहीं पता होता।
और जब आपको कोई फिक्स जगह होती है तो पता होता है कि ये हमारी पसंद का माल यहाँ मिलेगा, तो आपके संग में कस्टमर भी वैसे ही जुड़ते हैं जो आपकी पसंद को पसंद करने वाले होते हैं। तो आप अभी ज्वेलरी बेच रहे हो, साड़ी बेच रहे हो, सूट बेच रहे हो, Yes. और कोई चीज आप लाने वाले हो? लहंगा हम लोग रखते हैं सीजन में शादी के हिसाब से। अच्छा हमारा ऑर्गेनिक का स्किन केयर का प्रोडक्ट है हमारा रुआ के नाम से। अच्छा। हाँ जी, वो भी हमने शुरू कर दिया है। अच्छा। तो वो भी पिछले 2 साल से चल रहा है। उसमें प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे सारे ही। ओके। और हम उसमें ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं, स्किन केयर रहता है हमारा। ओके। हाँ। आपने अपनी जर्नी बताई जहाँ पे आपने अपने बहुत सारे कामों में से फाइनली इस काम को वो जी पकड़ा। जी बिल्कुल। आपकी बिटियाओं को भी आपने इसमें इन्वॉल्व कर लिया था? बिल्कुल, ये टाइम आया था मेरे पास में जब मैं अकेली थी, और जब मैंने आपको बताया 2000 रुपये पर डे मिल जाएं, हाँ। तो 2000 रुपये पर डे तो बहुत कम, छोटे हो गए थे मेरे काम के आगे उस वक्त में। इतना काम बढ़ गया कि मैं अकेले मैनेज नहीं कर पा रही थी। और हम ठहरे मैनुअल वाले, बही खाते वाले, पापा को वही करते देखा है। तो मैनुअली सारी चीजें करती थी। एक टाइम पे आके इतना काम का लोड हो गया कि मैनुअली मैनेज करना आसान नहीं रहा। फिर हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया। मैंने कहा भाई अब नहीं मेरे से होगा, जब तक आप हेल्प मांगोगे तब तक कोई करेगा नहीं। सही बात है। तो मैंने कभी किसी को बोला ही नहीं कि मेरे को हेल्प की जरूरत है। लेकिन जब मेरे को लगा कि अब मैं नहीं कर सकती, तब मैंने सबको बोला, मैंने जो तुम लोग नौकरियां कर रहे हो ना वो छोड़ो, सब मेरे पास आओ। उससे डबल पैसा मैं दूंगी। अच्छा। लालच। लेकिन अब इस काम को संभालो, क्योंकि अब ये मेरे से नहीं संभल रहा। अब अकेले में नहीं संभाल पाऊंगी इस चीज को, फिर गड़बड़ होगी। तो अभी आपकी डॉटर आपके साथ में है या? छोटी वाली डॉटर की शादी हो गई है। एक टाइम के बाद में फिर स्टाफ आ गया, सारी चीजें बढ़ती चली गई, बच्चे अपने अपने बिजनेस में निकल गए। अभी 10 दिन पहले बड़ी डॉटर लौट के आई है वापस। ओके। तो मैं हमेशा बोलती थी उसको और भी कुछ करना था अपने बिजनेस के अलावा। मैंने कि भैया हम आज नहीं तो कल कभी तो रिटायरमेंट लेंगे। अच्छा। और बहुत अच्छा बिजनेस है, तो आओ समझो, संभालो थोड़ा सा। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या होती है रोशनी जी, बच्चे कैमरा फेस नहीं करना चाहते। जिनको शौक है उनको तो बहुत है, वो तो खूब रील बना के डाल रहे हैं। और जिनको नहीं है ना, वो इतना अनकंफर्टेबल होते हैं ना कि कैमरे के आगे नहीं आना है। तो आपको क्यों रिटायरमेंट लेना है जब आपको लोग इतना प्यार दे रहे हैं, आपको इतना डिमांड में हो, आप इतने पैसे कमा रहे हो, क्यों रिटायरमेंट चाहिए? नहीं, मेरे को लगता है कि मैं लाइव करना कभी बंद नहीं करूंगी, लोगों से मिलना मैं कभी बंद नहीं करूंगी। लेकिन एक टाइम के बाद में सिर्फ बात करने के लिए मेरे को लाइव करना है, बेचने काम नहीं रखना है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जब तक मेरे में क्षमता है लाइव में आती रहूंगी। नहीं तो बोलने के साथ में मतलब जो मैंने आपका 1-2 बार लाइव देखा, उसमें तो आप जो दिखा रही हैं उससे ज्यादा तो लोग आपके पहनी हुई चीजों पे इंटरेस्ट दिखाते हैं। हकीकत बात है ये। तो बस पहन के बैठ जाइएगा। वही चाह रही हूँ कि पहन के बैठ जाऊँ और सिर्फ बातें बनाती रहूँ। हाँ। और लोग उसी का ऑर्डर देते रहे। वही चाह रही हूँ आगे। जोक्स अपार्ट, बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं जाते जाते आपसे एक ऐसा मैसेज चाहती हूँ उन महिलाओं के लिए जो शायद अभी उस आपके 2 साल वाले इंतज़ार की तरह इंतज़ार के पीरियड में है, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस दुनिया में सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा होता है। सक्सेस का मतलब लोग मेहनत नहीं देखते, आपका ऑरा नहीं देखते, आपकी एनर्जी नहीं देखते। तो उन लोगों को भी जो जूझ रहे हैं, भरोसा है उस पर भी और खुद पर भी, लेकिन अभी तक उनका वो वाला वक्त नहीं आया है जहाँ कान्हा ने रोशनी दिखा दी हो। तो जब तक वो रोशनी नहीं दिखे, वाइट लाइट ना दिखे, तब तक वो कैसे खुद को बांधे रखे, कैसे मोटिवेट रखे? देखिए, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी इस बात के लिए, जो मैंने फील की है कि काम करने वाले के लिए काम की कमी नहीं है, सोच में कमी हो जाती है। इंसान कहीं ना कहीं दूसरों के भरोसे अपने आप को कमजोर बना लेता है। होता नहीं है कमजोर, मेरी बात पे ध्यान देना आप, होता नहीं है कमजोर, लेकिन किन्हीं सहारों के चलते कि मेरा बच्चा मेरा सपोर्ट करे, मेरा हस्बैंड मेरा सपोर्ट करे, मेरे पापा मेरे को सपोर्ट करें, अपने आप को कमजोर बना लेते हैं, जबकि आप कमजोर हो नहीं। बहुत हिम्मत है आप में। एक बार अपनी हिम्मत के साथ खुद खड़े हो। और एक इतनी सी बात कहूंगी कि किसी भी काम में अगर जाना है तो दूसरों को देख के नहीं, पहले उसकी नॉलेज लो। मेरे को भी 90 डेज लगे। 90 डेज मैंने पूरा देखा, पहले रीड किया कैसे है कैसे नहीं है, फिर शुरुआत जो भी जैसे भी की हुई, लेकिन बिना नॉलेज के मत उतरो। पहले ज्ञान अर्जित करो, चाहे कुछ भी छोटे से छोटा काम करो, आप पहले उसके बारे में नॉलेज लो, ताकि कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए। ऐसा मेरे साथ हुआ। कुछ लोगों ने मेरे को कुछ साड़ी भेजी कि ये साड़ी आप दिखा दीजिए। मैंने कहा ये साड़ी मैं नहीं बेचूंगी, दुनिया में तो यही माल बिक रहा है। लिटरली मैंने को पता है क्या बोला, आप तो मूंगफली को बादाम कहके बेच रहे हो, मैं थोड़ी ना बेचूंगी। मेरे कस्टमर को बादाम खाने की आदत है, भाई मैं बादाम ही बेचूंगी। तो दुनिया में क्या चल रहा है मेरे को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या बोल रही हूँ इस बात से फर्क पड़ता। लोग मेरे वर्ड्स पे जाते हैं। तो सिर्फ मैं औरतों को यही बोलूंगी, सब मेरी बहनों को यही बात बोलूंगी, अपनी हिम्मत को इकट्ठा करो। सर्वशक्तिमान हो, सर्व गुण संपन्न हो, तो भरोसे ना रहते हुए एक स्टार्ट दो।
और नेक नियति से मैं बच्चों को भी आज यही बात बोलती हूँ कि नेक नियति से अगर कोई काम करते रहोगे तो मेहनत ना मिलाएगी, भगवान सबका साथ देता है। बहुत सुंदर बात कही है रीना जी ने, और बहुत कम शब्दों में और सुलझे हुए शब्दों में कहा है। और इसमें मैं थोड़ा सा और एक क्वेश्चन पुट ऑन करना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आपकी जर्नी से एक्सपीरियंस लोग सुनना चाहेंगे कि जब लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे आपने भी पास्ट में बहुत सारी चीज़ें करी और अपना अच्छा सोच कर करी, बट किसी में कुछ चीज़ें आपकी तरफ से नहीं हुई, किसी जगह पे कंडीशन जैसे कोविड आ गया तो बंद करना पड़ा, किसी भी रीज़न से वो इतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाया, तो उस टाइम पे खुद को कैसे संभाले, उस लॉस को कैसे बेयर करें, और कैसे जाने कि मुझे ये चीज़ इंस्पायर करती है या ये चीज़ मेरे लिए है। मेरा मानना इस चीज़ को लेकर पता है क्या है कि जब आप अकेले में बैठ के अपने आप से बात करते हो ना, तो कई सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। मैंने जो कमी देखी, लोगों को पता ही नहीं लाइफ में चाहिए कहाँ, जाना कहाँ है, इस चीज़ की बड़ी कमी है। आप जब अकेले में बैठ के अपने मन से बात करोगे ना, हर इंसान के अंदर कुछ हॉबीज होती है, हर इंसान के अंदर, मैं नहीं मानती कि कोई इंसान ये कह दे हमारे में कोई हॉबी नहीं, लेकिन वो अपनी हॉबी को पहचानता नहीं है। एक बार एकांत में बैठ के अपने मन से बात करे, अपनी हॉबी को जाने, और जो उसकी हॉबी होगी उस काम को वो पकड़ लेगा ना, तो वो पीछे नहीं रहेगा कभी भी। बशर्ते अगर कोई गाइड कर रहा है, आप ये कर लो, आप वो कर लो, उसकी जगह आपको क्या अच्छा लगता है, अगर आप वो करने निकल गए ना, तो आप पीछे नहीं रहोगे। मेरे ख्याल से अब आप ही के सवालों में मुझे और सवाल मिलते जा रहे हैं कि जो आपने बोला कि एकांत में बैठ के बात करो, पर जो आज की जनरेशन है वो एकांत में रह नहीं पा रही है, वो हमेशा अपने साथ में एक छोटा दोस्त लेकर घूम रही है और उस छोटे दोस्त में एक और छोटा दोस्त आ गया विच इज कॉल्ड चैट जीपीटी। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे इस चीज को आप उनको कहना चाहेंगे कि कैसे इस चीज को परे रखकर एकांत में बैठें? देखिए, आज की जनरेशन तो बहुत स्मार्ट है, आज की जनरेशन को तो हम कोई ज्ञान देना नहीं चाहेंगे क्योंकि उनसे सीखा जाता है। बस तो उनसे हम जितना सीखे उतना है, क्योंकि कमी हमारी वाली जनरेशन में थी, एजुकेशन की कमी थी, सपोर्ट सिस्टम की कमी थी। आगे अगर बढ़ रही है कोई लेडी तो पीछे खींचने वालों की भीड़ थी, आगे बढ़ाने वाला एक भी नहीं था। तो ये सब बातें उनके लिए ही है। आज की जनरेशन को तो आप देखिएगा कहाँ पहुंचेंगी वो। आज की जनरेशन तो चाहे वो फोन चलाए, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन बहुत स्मार्ट है, बहुत एक्सपर्ट है, और सबसे बड़ी बात आज का बच्चा जागरूक है अपने फ्यूचर को लेके। आपने एक और चीज बोली कि एजुकेशन, तो हमारे दौर में जो मतलब महिलाएं रही हैं, कई लोगों की एजुकेशन भी बहुत ज्यादा नहीं हो पाई है, तो उनको लगता है कि अरे अब तो समय निकल गया, हम तो पढ़े नहीं, हम कैसे, पूरी जिंदगी निकल गई, हम कैसे आगे बढ़े, हम कैसे आत्मनिर्भर बने। उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? शायद आप इतने सालों से मेरे को जानते हो, आपको मेरी एजुकेशन के बारे में पता नहीं होगा। मेरी एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ओके, बहुत कम एजुकेशन है मेरी, लेकिन मैं एक चीज़ मानती हूँ कि किताबी ज्ञान वो हमारे माइंड को शार्प ज़रूर करता है, लेकिन नॉर्मल बिजनेस में, नॉर्मल किसी चीज़ में आपको किताबी ज्ञान काम ही नहीं आता। जिंदगी का ज्ञान ही काम है। बस जो आप रह के सीखते हो, जो आप सामने वालों करते देखते सीखते हो। आज जो हमने इतनी सारी वो साइंस पढ़ी और मैथ्स पढ़ी, वो थीटा साइन थीटा ये थीटा, आज काम आते हैं क्या? कुछ नहीं आते वो काम। आपकी जो एक किताबी नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान आपको होना चाहिए, लेकिन वही सब कुछ है ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बातें हमने करी और मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न और भी हैं और बातें करने का मन है, लेकिन समय की एक सीमा है, उस सीमा में हमें रहकर आप लोगों के लिए इस पॉडकास्ट को इंटरेस्टिंग बनाना है। अगर आप लोगों को लगता है कि इस कहानी से आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिला है और ऐसी कहानियाँ आप और देखना चाहते हैं, तो इस पॉडकास्ट को अपना प्रेम दीजिए। कैसे दे सकते हैं? इसे जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन लोगों के साथ शेयर करके, लाइक करके, नीचे कमेंट करके, हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़िए, अपना प्यार बनाए रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।